बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद हमजा रमज़ान। डाइजेशन इन मैन। डाइजेशन जो इंसानों के अंदर होती है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। हर एक कंपोनेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं। इन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। जो इंसानों के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये काफ़ी लंबी सी ट्यूब की फॉर्म में होता है। इवन स्टमक इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्यूब। जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ और दूसरी एनस। इस तरह की जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू ओपनिंग्स। इसमें ओरल कैविटी, जिसे बकल कैविटी भी कहा जाएगा, एसोफेगस जो कि फूड पाइप है, फूड कैनाल है, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स परफॉर्म देयर ऑन फंक्शंस। इनके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशंस करते हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प दी जा सके। माउथ के साथ स्लाइवरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं। स्मॉल स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लिवर और पेंक्रियाज एसोसिएटेड होते हैं। इनकी जो सिक्रीशंस हैं वो अलग अलग तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं कि लिवर जो है उसने न्यूट्रलाइज करना है, स्लाइवरी ग्लैंड्स ने अमाइलेज या टाइलिन प्रोड्यूस करना है, और पेंक्रियाज ने बाकी तमाम एंजाइम प्रोड्यूस करने हैं। स्टमक के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ग्लैंड्स हैं वो हेल्प आउट करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक को फूड को डाइजेस्ट करने में। सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वुड यू एक्सपेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक टू बी मोर कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ और दूसरी एनस, दैट डाइजेस्टिव ट्रैक इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर डेवलप्ड, मोर एडवांस देन अदर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो दोज विद टू ओपनिंग्स जो है ये इसका आंसर होगा। अगर ओरल कैविटी की बात की जाए, ओरल कैविटी के डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसने फूड को सिर्फ डाइजेस्ट ही नहीं करना, सबसे पहला काम इसका ये होता है कि इसने फूड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसकी सिलेक्शन ऑफ फूड है। फूड को सिलेक्ट किस बेस पे किया जाता है? सबसे पहले हमारी आंखें खाने को देखती हैं, हम अगर हमें विजुअली वो प्लीजिंग लगता है तो हम उसे खाने की तरफ जाते हैं। हमारा जो नाक है, हमारी नोज ने उसको स्मेल करना है फूड को, हमारी जो टेस्ट बर्ड्स हैं उन्होंने खाने को टेस्ट करना है, फील करना है हमारी जबान ने खाने को। अगर खाना जो है वो टेस्टी होगा, मजे मजे का होगा, उसमें कोई डर्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे, कोई सैंड पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो हमारा जो ओरल हमारी ओरल कैविटी है फूड को सिलेक्ट करेगी। अगर कोई भी बोन के पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल है, फूड मजे का नहीं है, उसकी स्मेल बहुत बुरी है, वो विजुअली प्लीजिंग नहीं है, तो हमारी जो ओरल कैविटी होती है वो फूड को सिलेक्ट नहीं करती बल्कि उसको रिजेक्ट कर देती है। इस काम को करने में एक तो नोज ने ये और आईज ने सबसे ज्यादा उसकी फूड की विजुअल जो है वो लेने में हेल्प करनी है। इसके अलावा जो जुबान है वो फूड को फील करने में सबसे ज्यादा जो है वो हेल्प कर रही होती है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है, ताकि फूड को सबसे पहले सिलेक्ट किया जा सके कि हमने ये वाला खाना खाना भी है या नहीं खाना। अगर एक दफा खाना जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, फूड को सिलेक्ट कर लिया जाता है, देन उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। हमारे जो मोलर टीथ हैं, मोलर और प्री मोलर्स हैं, इनमें फूड को ग्राइंड किया जाता है। उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। सबसे पहले जो ग्राइंडिंग है वो क्यों की जाती है? ताकि उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जा सके। एक हमारे पास जो एसोफेगस है उसके अंदर वो काफी नैरो डक्ट होती है, विंड पाइप से काफी बारीक डक्ट होती है। तो बड़े फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एसोफेगस में से नहीं गुजर सकते। सबसे पहली चीज ये है, उसको सबसे पहली रीजन ये है फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की। दूसरा, रिलेटिव सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है छोटे पार्टिकल्स का, रिलेटिव सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लार्जर पार्टिकल्स। अगर ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो सपोज कर लीजिए कि ये एक फूड का पीस है, काफी बड़ा फूड का पीस है। अगर हम इसको चार अलग अलग पीसेस में डिवाइड करते हैं, सपोज कर लें हमने उसको ब्रेक करके चार अलग अलग पीसेस बना लिए। इस फूड के अंदर चार, पहले जो लार्ज फूड पार्टिकल था उसमें चार अलग अलग सरफेस एरियाज थे हमारे पास। वो चार अलग अलग सरफेस एरियाज अभी भी मौजूद हैं। लेकिन ये वाले जो सरफेस एरियाज हैं ये पहले मौजूद नहीं थे। यहाँ पे नए सरफेस एरिया आ गए ताकि एंजाइम इनके ऊपर भी एक्ट कर सकें। तो जो छोटा पार्टिकल होता है उसके अंदर रिलेटिव सरफेस एरिया जो है वो बड़े पार्टिकल की निस्बत ज्यादा होता है। दैट्स वाई हम लोग फूड को ग्राइंड करते हैं, फूड को मेस्टिकेट करते हैं ताकि उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो सके, उसे एसोफेगस में से गुजारने में आसानी हो सके, एंजाइम्स को काम करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिले। इसके बाद फूड को लुब्रिकेट किया जाता है, उसकी डाइजेशन स्टार्ट की जाती है। हमारे माउथ के अंदर तीन पेयर्स होते हैं ग्लैंड्स के। एक सबलिंगुअल पेयर है हमारे पास जो कि जबान के बिल्कुल नीचे होते हैं।
सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि हमारे जबड़े के बिल्कुल नीचे होते हैं, जॉ के बिल्कुल नीचे होते हैं, और दो ग्लैंड्स होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि हमारे कान के बिल्कुल सामने मौजूद होते हैं। इन तीनों ग्लैंड्स ने सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड या मैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड, इन्होंने मिलकर सलाइवा प्रोड्यूस करना है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे ताकि माउथ में ही फूड की डाइजेशन को स्टार्ट किया जा सके। अब ये जो सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इनमें प्रोटीन या लिपिड, ये दो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के एंजाइम नहीं बनाए जाते। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो अमाइलेज और टायरिन, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं माउथ के अंदर। अब जो सलाइवा है उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, पानी और म्यूकस। इन्होंने फूड को एक स्लाइमी लुक देनी है। अगर आप खाने को च्यू कर रहे हैं, आपने कोई भी ड्राई जो बाइट है उसे लिया अपने मुंह में और उसमें आप चबाना शुरू करते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो काफी मॉइस्ट और वेट हो जाती है, उसकी जो लुक है वो काफी स्लाइमी हो जाती है। तो बेसिकली वो जो स्लाइमी लुक देना, उसको मॉइस्टन करना, ये वाटर और म्यूकस का काम है। इसकी वजह से वो जो फूड पार्टिकल है, वो जो फूड बाइट है जो आपने ली है, वो एक बोलस में कन्वर्ट होता है, वो काफी सॉफ्ट बोलस बन जाता है ताकि वो हमारी एसोफेगस में से आराम से गुजर सके। दूसरा, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे सॉल्ट्स होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और डिफरेंट सॉल्ट्स ने फूड को एक तो एंटीसेप्टिक जो नेचर है वो प्रोवाइड करनी है, फूड के जितने भी जर्म्स होंगे उनको किल करना है। दूसरा, इन्होंने फूड की पीएच को स्टेबलाइज करना है। यहाँ पे दो एमसीक्यूज बनते हैं। स्लाइवा की पीएच क्या होती है? जब स्लाइवा प्रोड्यूस होता है तो उसकी पीएच 8 होती है, लेकिन आफ्टर द प्रोडक्शन, क्विकली आफ्टर द प्रोडक्शन, जो स्लाइवा है उसमें से CO2 रिलीज होता है और उसकी जो पीएच है वो 6 के करीब आ जाती है। तो ये दो अलग अलग एमसीक्यूज हैं जो यहाँ से बनते होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आता है स्वेलोइंग का। जो स्वेलोइंग, फूड को अपने थ्रोट की बैक साइड पे धकेलना, बैक साइड पे भेजना हमारे कॉन्शियस के कंट्रोल में है। उससे आगे का जो प्रोसेस है वो मेडुला कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जो दो हमारे पास कैनाल्स हैं, एक एसोफेगस या फूड कैनाल, फूड पाइप, दूसरा ट्रेकिया जिसने एयर को इनटेक करना है, लंग्स की तरफ लेके जाना है। दोनों की ओपनिंग एक दूसरे के बिल्कुल साथ है। तो हम अगर फूड खा रहे हैं या हम पानी पी रहे हैं, वो पानी एयर कैनाल के अंदर, विंड पाइप के अंदर नहीं जाना चाहिए किसी सूरत में, वरना हमारे लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो स्वेलोइंग के दौरान क्या किया जाता है, लेरिंग्स के बिल्कुल ऊपर एक फ्लैप मौजूद होता है कार्टिलेज का बना हुआ। इस फ्लैप को हम लोग एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। वो मस्कुलरली कंट्रोल्ड फ्लैप है। जैसे ही हमारी जबान फूड को या बोलस को पीछे की तरफ धकेलती है, तो ये जो एपिग्लोटिस है ये आगे की तरफ आकर, लेट मी चेंज द कलर, जो एपिग्लोटिस होता है वो आगे की तरफ आकर विंड पाइप की जो एंट्रेंस है उसे ब्लॉक कर देता है, ताकि ये जो बॉलस आगे आ रहा है, ये जो बॉलस है, बॉलस सिर्फ और सिर्फ एसोफेगस के अंदर ही जा सके, और जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर बॉलस ना जा सके। ट्रेकिया की ओपनिंग को उसने बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, ताकि स्वेलोइंग को आसान बनाया जा सके। तो देखने में ये छोटा सा प्रोसेस है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमारे पास इसकी विजुअल एक्सप्लेनेशन आ जाए तो ये काफी ईजी प्रोसेस है कि सिर्फ और सिर्फ एपिग्लोटिस जो है वो एक काम ये कर रहा है कि वो ट्रेकिया को क्लोज कर देता है। और ट्रेकिया को क्लोज करने की वजह से, अगर आप यहाँ पे देखें, एपिग्लोटिस यहाँ पे मौजूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे ट्रेकिया को क्लोज करेगा ताकि जो बोलस है उसे गाइड किया जा सके इनटू द एसोफेगस। दैट इज हाउ स्वेलोइंग हैपेंस। स्वेलोइंग के बाद जो एसोफेगस है उसे जो फूड है वो दे दिया गया। एसोफेगस ने पेरिस्टालसिस करनी है, एक वेव लाइक मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि उसने माउथ से फूड को लेके जाना है स्टमक तक। पेरिस्टालसिस किस तरह से काम करता है? इसमें जो एसोफेगस, उसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं पूरी की पूरी एसोफेगस की लेंथ में रन कर रहे होते हैं, और सर्कुलर मसल्स ऑब्वियसली एसोफेगस के अंदर सर्कुलर वे में अरेंज होते हैं। तो जहां पर बोलस मौजूद है उसके बिल्कुल पीछे वाला जो एरिया होगा, वहां के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सिकुड़ते हैं, तो बोलस को थोड़ा सा आगे धकेल दिया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स वहां पे रिलैक्स करते हैं, बोलस थोड़ा सा आगे धकेल दिया जाएगा। अब यहाँ पे बोलस मौजूद है तो उसके बिल्कुल पीछे वाले जो मसल्स होंगे, सर्कुलर मसल्स होंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाएगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन की एक वेव है जो कि बोलस को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रही है, और इसने लाकर स्टमक के अंदर कार्डियक स्फिंक्टर के जरिए फूड को प्रोवाइड जो है वहां पे ड्रॉप कर देना है। कार्डियक स्फिंक्टर वो जंक्शन है जहां पे एसोफेगस और नीचे स्टमक आपस में मिलते हैं, वो एक मस्कुलर रिंग होती है, उसे हम कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देते हैं।
अब हमारे पास ये जो पेरिस्टालसिस है ये रिवर्स भी हो सकती है अगर हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो, स्टमक फूड को एक्सेप्ट ना करे, फूड पॉइजनिंग हो या किसी भी किस्म की स्टमक डिसऑर्डर हो, तो स्टमक जो है वो फूड को वापस भेज देता है पेरिस एंटी पेरिस्टालसिस के जरिए। ये जो हमारे पास पूरी की पूरी वेव लाइक मूवमेंट है ये रिवर्स ऑर्डर में चलती है, और जो फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है इन द केस ऑफ वॉमिटिंग। तो जो वॉमिटिंग है वो एंटी पेरिस्टालसिस के जरिए होती है। अब इनके एमसीक्यूज की अगर बात करते हैं तो कुकिंग ऑफ फूड एंड डैश इन माउथ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स इट्स डाइजेस्टिबिलिटी। तो माउथ के अंदर पेरिस्टालसिस नहीं होती, चर्निंग स्टमक के अंदर होती है, एसिडिटी स्टमक के अंदर होती है। ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं आती। मैस्टिकेशन जो है उससे फूड की डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वो फूड के पार्टिकल छोटे हो जाते हैं तो एंजाइम ज्यादा इजीली एक्ट कर पाते हैं उनके ऊपर। Digestion of carbohydrate occurs briefly in dash and largely in dash respectively. देखें बच्चों, एक चीज मिसकंसेप्शन होती है बच्चों की कि जो डाइजेशन है वो स्टमक में होती है। स्टमक में बहुत कम डाइजेशन होती है। जो मेन डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक तो अमाइलेज एंजाइम रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमारे पास स्लाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस होता है जो कि माउथ में प्रोड्यूस हो रहा है, माउथ में उसकी डाइजेशन स्टार्ट करेगा। देन हमारे पास पेंक्रियाटिक अमाइलेज प्रोड्यूस होता है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फूड को डाइजेस्ट करता है। तो पहले माउथ के अंदर, बाद में इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको डाइजेस्ट किया जाता है। दिस विल बी द आंसर। On taking a spoonful of rice and after partial digestion, which one of the following cannot be a part of the bolus? अब सबसे पहले हमने राइस अगर ली है, राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अमाइलेज, स्टार्च है, स्टार्च की दो फॉर्म्स है, अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन। तो जो पार्शियल डाइजेशन होने के बाद, यानी कि जब हमारे माउथ के अंदर अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस हो जाएगा, उसने अमाइलोज को डाइजेस्ट कर देना है। तो जब वो अमाइलेज को डाइजेस्ट कर देगा तो हमारे बोलस का पार्ट क्या चीज़ नहीं होगी, अमाइलोज नहीं होगी, बल्कि मोनोसेक्राइड में वो कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो प्रोटीन हमारे बोलस में मौजूद होंगी, वाइटामिन होंगे, मोनोसेक्राइड होंगे, लेकिन अमाइलोज नहीं होगी। ओरल कैविटी इज एडेड इन सिलेक्शन ऑफ फूड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन कौन सी चीज़ें ओरल कैविटी को फूड को सिलेक्ट करने में हेल्प करती हैं? स्मेल भी करती है, साइट यानी कि उसकी जो लुक है वो भी करती है, टेस्ट भी करता है, लेकिन साउंड फूड का कोई नहीं होता जो कि हमें हेल्प कर रहा हो फूड को सिलेक्ट करने में। अलाइन द फॉलोइंग इवेंट्स परफॉर्म्ड बाय ओरल कैविटी। सबसे पहले हमारे पास अगर ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें सबसे पहला काम क्या होता है? फूड को सिलेक्ट किया जाता है। देन फूड की मेस्टिकेशन होती है। मेस्टिकेशन के बाद लुब्रिकेशन और डाइजेशन होती है। तो 4 2 3 एंड 1, ये हमारे पास इसका सही आंसर होगा। और 4 2 3 1 दिस इज द ऑप्शन, ये हमारे पास इसका आंसर है। मेन फंक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर सॉल्ट्स इन बकल कैविटी इज टू। देखिए स्लाइवा के अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उन्होंने दो फंक्शन परफॉर्म करने हैं। एक, उन्होंने स्लाइटली एंटीसेप्टिक का काम करना है, यानी कि जर्म्स को किल करना है, लेकिन दे आर स्लाइटली एंटीसेप्टिक, नॉट मेनली एंटीसेप्टिक। और उनका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टेबलाइज करना है पीएच को। तो ये इसका आंसर होगा। वो एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पे काम करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट देयर मेन फंक्शन। देयर मेन फंक्शन इज टू स्टेबलाइज द पीएच ऑफ द फूड। Which of the following region in alimentary canal produces no enzymes? ओरल कैविटी के अंदर उसका जो अमाइलेज है वो प्रोड्यूस होगा, स्टमक के अंदर पेप्सिन प्रोड्यूस होता है, इंटेस्टाइन के अंदर भी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एसोफेगस जो है इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम्स। ये सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करती है स्टमक तक। डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी ड्यू टू एन एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी में, लेकिन स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सी कार्बोहाइड्रेट होगी जिसकी डाइजेशन स्टार्ट होगी ओरल कैविटी में? सेलुलोज इंसानों में डाइजेस्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्च है, स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट होगी माउथ में। फूड इज डाइवर्टेड इनटू एसोफेगस बाय। अब दो ओपनिंग्स थी, एक हमारे पास विंड पाइप था, दूसरा एसोफेगस थी। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि विंड पाइप में फूड को जाने के बजाय एसोफेगस में भेज देता है, उसको रीडायरेक्ट कर देता है एसोफेगस में? दैट इज एपिग्लोटिस। पेयर्स ऑफ salivary glands प्रेजेंट इन द ह्यूमन ओरल कैविटी। तीन पेयर्स होते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड्स।